पक्ष विपक्ष में हूं आपके साथ नेहा दुबे। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया। हालांकि उन्होंने इस क्रम में कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार किया। ममता ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस अपने रास्ते जा सकती है, हम अपने रास्ते जाएंगे। टीएमसी ने गोवा में बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्षी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने का लक्ष्य रखा, लेकिन कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने दावा किया कि किसी भी क्षेत्रीय दल का कांग्रेस के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी और सभी क्षेत्रीय दलों को संयुक्त रूप से भाजपा से लड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया था। अपने इस प्रस्ताव पर ममता बनर्जी ने अभी तक कांग्रेस से संपर्क नहीं किया है। ममता बनर्जी राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भी हाल ही में सवाल खड़े कर चुकी हैं। ममता ने ताजा पहल करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि इस संबंध में उन्हें ममता बनर्जी का फोन आया था और जल्दी ही राजधानी दिल्ली में गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन किया जाएगा। स्टालिन का दावा है कि डीएमके इन कोशिशों में अग्रिम भूमिका निभाएगी। डीएमके पहले से ही देश के एक नेशनल सोशल जस्टिस फ्रंट बनाने की पैरवी कर रही है। उधर ममता का बंगाल से बाहर भी आपको बता दें कि पार्टी के फैलाव का इरादा भी है और अब किसी से ये छिपा हुआ भी नहीं है। केवल ममता ही नहीं, एनसीपी अध्यक्ष भी समय समय पर तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिशें करते रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने आरजेडी से भी इस संबंध में संपर्क साधा। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि वाम दल इसका हिस्सा बनते हैं या फिर नहीं। कांग्रेस के बिना इस थर्ड फ्रंट को बनाने की बात कही जा रही है। ममता की ये कोशिशें कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अगर 5 राज्यों के चुनाव नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहते तो कांग्रेस के खिलाफ नए मोर्चे की लामबंदी तेज हो जाएगी। कांग्रेस के बिना विपक्ष का कोई अलायंस कामयाब नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ही विपक्ष को काम करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना है तो सारे विपक्ष को एक साथ आना होगा। ये कहना कि कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए, फला पार्टी को बाहर कर दिया जाए, उससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। हालांकि ये भी आरोप लग रहे हैं कि महत्वाकांक्षी हो गई है ममता बनर्जी। कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा बनाने की जो कोशिशें हैं वो ममता बनर्जी तेज करती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में वो महाराष्ट्र में भी गई, उनका महाराष्ट्र का दौरा रहा और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मुलाकात हुई। हालांकि सीएम उद्धव ठाकरे से नहीं मिल पाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिशें उन्होंने मिलने की। उस वक्त उनकी तबीयत खराब थी। इसी कड़ी में आपने हाल ही में देखा कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो लगातार कोशिशें की जा रही है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी हैं जो कि लीडर हैं कांग्रेस की। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ रामप्रकाश पांडे जी हैं जो कि लीडर हैं टीएमसी के। रामप्रकाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रामप्रकाश पांडे जी आपसे है। सर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देश में तीसरे मोर्चे की जरूरत है? देश में तीसरा मोर्चा बनना चाहिए जो कि बीजेपी से मुकाबला कर सके। पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे।
और चलिए कुंतल जी का रुख करते हैं। कुंतल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस के बिना तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। हालांकि अब ममता बनर्जी ने भी ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस अगर नहीं भी आती या कांग्रेस के बिना भी हम तीसरे मोर्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरह से इसे देखते हैं? आप लोगों की जरूरत नहीं है अब तीसरे मोर्चे के लिए? नेहा जी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ कि एक हमारी एक उनकी, इस मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पे है तुम किसकी सुनो किसकी चुनो। बात बहुत सीधी सी है। इस देश में दो राजनीतिक विचारधाराएं हैं। एक राजनीतिक विचारधारा है जो उनकी है, जो तोड़ने वाली विचारधारा है, जिसमें इंसान को इंसान से अलग किया जाता है, जिसमें गरीब और अमीर का फासला बहुत बड़ा करने की कोशिश हो रही है, जो पूंजीपतियों का ध्यान देने वाली विचारधारा है। दूसरी विचारधारा है हमारी है, जिसमें इंसान को इंसान की तरह देखा जाता है, जो शांति की विचारधारा है, जो विकास की विचारधारा है, जो गरीब के विषय में सोचने की विचारधारा है, जो किसान की विचारधारा है, जो नौजवान की विचारधारा है। और ये पूरा मुल्क सियासी तौर पे नेहा जी इन्हीं दो विचारधाराओं के साथ है। कोई भी आप क्या बताना चाह रहे हैं सर? आपकी विचारधारा और ये जो तमाम और पार्टियां इनकी विचारधारा सेम है क्या? कि कांग्रेस के साथ जो नहीं है वो भाजपा के साथ है। अब ममता दीदी इस बात पे बहुत स्पष्ट रहे कि अगर वो हमारे साथ नहीं है, हमारी विचारधारा के साथ नहीं है, तो वो कम्युनल विचारधारा को, बीजेपी के आरएसएस की विचारधारा को मदद करने की बात कर रही है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ममता बनर्जी कहती है कि एक एक करके सभी राज्यों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। कांग्रेस अहम विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है। मैं नेहा जी ममता दीदी को याद दिलाना चाहता हूँ, थोड़े दिन पहले भी उन्होंने ऐसी बात कही थी और उसके अगले दिन ही माननीय शरद पवार जी का बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आ गया था। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि बिना कांग्रेस के इस देश में कोई भी विपक्ष संभव नहीं है। और ममता दीदी भी इस बात को अभी 5 राज्यों के चुनाव के बाद समझ जाएंगी। ममता दीदी की महत्वाकांक्षा मैं समझता हूँ। मैं ममता दीदी का बड़ा आदर भी करता हूं, क्योंकि मैंने अपने सामने ममता दीदी को संघर्ष करते आगे बढ़ते देखा है। पर ममता दीदी कभी कभी लाइन क्रॉस कर जाती है, कभी कभी सत्ता में बने रहने के लिए। कुंतल जी बने रहिए हमारे साथ। रामप्रकाश पांडे जी, आपने कुंतल जी को सुना, उनका कहना है कि दो विचारधाराएं हैं इस देश में, एक हमारी विचारधारा, एक भाजपा की विचारधारा। जो हमारे साथ नहीं है यानी कि वो भाजपा की विचारधारा के साथ है। कैसे से देखते हैं और क्या वाकई आपको लगता है कि देश में तीसरे फ्रंट यानी कि तीसरे मोर्चे की जरूरत है, थर्ड फ्रंट की जरूरत है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तीसरा फ्रंट इसी तरीके से खामोश है और इसी तरीके से खामोश रहेगा। तीसरा फ्रंट सिर्फ और सिर्फ सपनों में है। इस देश की सियासत में सिर्फ दो धुरियां हैं और जो हमारी धुरी के साथ नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो इन कम्युनल, वो इन फासिस्ट और वो इन कैपिटलिस्ट ताकतों को मजबूती देने का काम कर रहा है। चलिए ठीक है कुंतल कृष्णा जी, अब सवाल ये भी है कि क्या वजह है सर, अब ममता बनर्जी को ऐसा लगने लगा है, क्योंकि ममता बनर्जी एक वक्त पर कांग्रेस का ही एक हिस्सा थी, कांग्रेस में ही थी, और अब उनको लगने लगा कि हम कांग्रेस से भी बड़े हो गए हैं, हम तमाम उन राजनीतिक पार्टियों से भी बड़े हो गए हैं जो कि देश में हैं, मौजूद हैं, चाहे क्षेत्रीय दलों की बात करें या फिर नेशनल पार्टी कांग्रेस की बात करें। उनको लगता है कांग्रेस हमारे सामने कुछ नहीं है। क्यों आखिर ममता बनर्जी को ये लगता है कि कांग्रेस से हम बड़े हो गए हैं? महज पश्चिम बंगाल तक सिमट चुकी टीएमसी पूरे देश में अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रही है ममता बनर्जी। क्या वजह है सर कि कांग्रेस को दरकिनार किया जा रहा है? नेहा जी, हिंदी में एक शब्द होता है गलतफहमी, और राजनीति में भी गलतफहमियां हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ममता दीदी की मैंने पहले भी कहा है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि मैंने अपने सामने उनको संघर्ष करते देखा है। नेहा जी जी मिल पा रही है। मैंने अपने सामने ममता जी को संघर्ष करते देखा है, पर मैं एक बार फिर से आपके समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश में दो राजनीतिक धुरियां हैं और आज के इस नाजुक मोड़ पे जब देश दहकते हुए अंगारों पे खड़ा है, चाहे वो कैपिटलिज्म का अंगारा हो या फिर बिल्कुल नाजीबाग का अंगारा हो, ऐसे मुद्दे पे और ऐसे मुहाने पे जो व्यक्ति हमारी विचारधारा के साथ नहीं है, हमारी विचारधारा का मतलब सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, हमारी विचारधारा का मतलब है कि वो विचारधारा जो गरीबों के हित की बात सोचती है, जो इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करती है, जो शांति की विचारधारा है, जो विकास की विचारधारा है,
उस विचारधारा का झंडा लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और जो भी राजनीतिक दल इस झंडे के नीचे नहीं है वो तो सिर्फ और सिर्फ सर यहाँ पे तो ममता दूसरे झंडे बनर्जी के नीचे कांग्रेस खड़ा का है। पत्ता साफ करने की कोशिश कर रही है ना। उनका ये कहना है कि कांग्रेस तो बस सिमट के रह गई है, मुख्य विपक्षी की भूमिका में भी नहीं है कांग्रेस पार्टी, नेतृत्वहीन है कांग्रेस पार्टी। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में ही अंदरूनी इतनी कलह है। तमाम तरह के आरोप आप लोगों पर लगते हैं और आप लोग अगर साथ नहीं आएंगे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कांग्रेस का रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। नेहा जी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के बॉम्बडिला तक इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक आवाज है जो हर गांव में है और वो आवाज है कांग्रेस की। ममता जी आज जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उस राज्य में भी कांग्रेस एक बहुत मजबूत सियासी ताकत कांग्रेस है। की आवाज है। ये तो बताइए कि लोकसभा चुनाव में आपकी सीटें कितनी आई? नेहा जी, फिर एक लोकसभा चुनाव की बात आप करके और 2 लोकसभा चुनाव की बात करके आप पूरी की पूरी राजनीतिक कसौटी को नहीं तल सकती हैं। और अगर सिर्फ जब लोकसभा चुनाव की बात है तो मैं पूछ देना चाहता हूं आपसे और तमाम राजनीतिक दलों से कि क्या कोई राजनीतिक दल है जिसको कांग्रेस से ज्यादा सीटें भी आई उत्तर प्रदेश की बात कर छोड़ लीजिए। करके? नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए ना। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो 25 साल से आप लोग सत्ता में नहीं है। नेहा दुबे जी, सत्ता में नहीं है लेकिन मुख्य विपक्ष आज भी हम हैं और जो लड़ते दिखता है ना वही जीतता है। सर मुख्य विपक्ष की तरह। मुख्य विपक्ष के लिए कितनी सीटें चाहिए लोकसभा में? सर उतनी सीटें हैं क्या आपके पास? नहीं नेहा दुबे जी, आप आंकड़ों की बात कर रही हैं। यहाँ लड़ाई राजनीतिक है। तो फिर सर यहाँ लड़ाई राजनीतिक है। राजनीतिक तौर पे कैसे आप बताएंगे? सर आंकड़ों में तो आना ही मुझे पड़ेगा एक ना। बात बताएं आप नेहा जी, मुझे मेरी बात बिल्कुल स्पष्टता से मैं अपनी बात कह देना चाहता हूं कि जब राजनीतिक लड़ाई होती है, जब सियासी लड़ाई होती है तो एक पक्ष के सामने मजबूत तरीके से जो दूसरा पक्ष नजर आता है वही विपक्ष होता है। लेकिन आप तो और मजबूत देश नहीं में नजर आ रहे ना विपक्ष सिर्फ सर। और सिर्फ कांग्रेस है। आप मजबूत नहीं नजर आ रहे हैं ममता बनर्जी को। कह रहे हैं कांग्रेस अंदर से खोखली हो चुकी है, अब तो जनता इनको नकार रही है। नेहा जी, ममता दीदी गलतफहमी का शिकार है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, ममता जी की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और मैं इस बात को भी जानता हूं कि ममता जी अभी इधर उधर भटक रही हैं और अंत में वो इसी तिरंगे झंडे के नीचे नजर आएंगी। मैं आज आपको ये बात कह के जा रहा हूं। खराब चुनावी नतीजे आते हैं तो क्या कांग्रेस पे भारी पड़ सकते हैं क्या? 5 राज्यों खराब चुनावी नतीजे किसके? खराब चुनावी नतीजे तो भाजपा और उनके साथियों के आने वाले हैं। हम तो बहुत अच्छे चुनावी नतीजों के साथ इन 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने दीजिए। कांग्रेस बहुत ही अच्छे चुनावी नतीजों के साथ नजर आएगी। का भविष्य क्या देखते हैं आप सर? इससे पहले भी क्योंकि कई बार कोशिशें तेज हो चुकी हैं, आपको याद होगा देवगौड़ा के सरकार की बात करें या फिर उससे पहले बात करें तो कई बार कोशिशें हुई हैं थर्ड फ्रंट की, लेकिन ना हर बार वो कोशिशें सिफर साबित हुई, नाकाम साबित हुई। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि थर्ड फ्रंट की एक जरूरत है देश में? कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका बेहतर तरीके से नहीं निभा पा रही है। नेहा जी, आपने तो अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। भूत से भविष्य के लिए नसीहत ले लेनी चाहिए। थर्ड फ्रंट इस देश में जब जब बनाने की कोशिश हुई है तब तब इस देश में एक राजनीतिक आपातकाल आ गया है और कांग्रेस विपक्ष में बहुत मजबूती से है और कांग्रेस आने वाले चुनावों में इन अमीर लोगों के, इन पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकार, इन गरीबों का दमन करने वाली सरकार, इन नौजवान विरोधी सरकार को धूल चटा देगी सियासी रूप से। मैं आज आपके सामने ठीक है पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं सर लौटती हूँ आपके पास। पांडे जी, अब सवाल इस बात को लेकर, आपने कुंटल जी को सुना, इनका कहना है कि जब जब थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट हुई है, राजनीतिक आपातकाल आ गया है देश में। एक बार फिर से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड फ्रंट बनाया जाए। ममता बनर्जी भी इसकी कोशिशों में लगातार आगे बढ़ रही हैं। क्या वाकई आपको लगता है थर्ड फ्रंट की जरूरत है देश में? क्योंकि इसका ये कहा जा सकता है कि पहले जो इसका इतिहास रहा है वो तो खैर अच्छा नहीं रहा। पांडे जी, देखिए, पहले का इतिहास था थर्ड फ्रंट की जो है वामपंथियों की जोर से थी, अभी वामपंथी तो नहीं है। अभी जो थर्ड फ्रंट कर रहा है वो ममता बनर्जी है, जो तृणमूल कांग्रेस से लड़ी हुई और वाम को बंगाल से परास्त करके आगे बढ़ी हैं। और उनका एक विश्वास है कि आंचलिक दल, जिस तरह से उन्होंने अपने इलाके में बंगाल के अंदर में जनमुखी काम किए, लोगों के हित में काम किए,
हर इस तरह से हर आंचलिक दल जो हैं वो अपने इलाके में अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि वो अपने इलाके को, अपने राज्य के बारे में अच्छे से जानते हैं कि यहाँ की असुविधाएं। ठीक है, इनको लेके लोगों, ठीक है पांडे जी, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस आपके साथ आए या ना आए? आप स्वागत करेंगे कांग्रेस के साथ अगर आप थर्ड फ्रंट बनाते हैं या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन से आप आगे बढ़ते हैं? तो देखिए, हम हर सेक्युलर को हमारे साथ निमंत्रित देते हैं, किंतु कांग्रेस हमारे साथ आए चाहे नहीं, अगर नहीं आए तो जबरदस्ती नहीं, वो चाहेंगे सब कुछ उनको देख के हम करें, तो ये तो मानने की कतई नाराजी नहीं है, क्योंकि हम कांग्रेस की हम देख रहे हैं कि लोकप्रियता जा रही है। नहीं, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अब वो स्पार्क नहीं है, मुख्य भूमिका में नहीं है कांग्रेस? सभी राज्यों से सुपड़ा साफ होता जा रहा है कांग्रेस का, जबकि कौंटल जी तो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, इन 5 राज्यों में भी बहुत मजबूती के साथ लड़े हैं और 10 मार्च को इसके नतीजे बहुत चौंकाने वाले आएंगे। नहीं, कहने से नहीं है। देखिए, उनकी नेतृत्व की कभी तो बात नजर आ रही है। वो राहुल गांधी को सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी पर जबकि भाजपा ने बाद में कहा, पप्पू कहा, क्या क्या कहा, उनके पास कोई ऐसा शब्द नहीं था कि उसका प्रहार कर पाए। अच्छा, शब्दों से प्रहार करेंगे क्या सर? नहीं, शब्दों के उनको तो दिखाना पड़ेगा ना। जब एक भाजपा उन पर इस तरह से व्यक्तिगत प्रहार भी कर रहा है, उसके बाद वो देख रहे हैं कि बार बार बता रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा अपना ऐसा मुद्दा उठाया कि उसके ऊपर उनको दिखाएं कि हम कर रहे हैं। कांग्रेस के पास इस तरह से कोई भी अपना कार्यक्रम नहीं दिखाई दे रहा है जिससे वो लोगों में लोकप्रियता बढ़ा पाए। तो ममता बनर्जी में क्या वो स्पार्क है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर ले सकती हैं, मुकाबला कर सकती हैं? देखिए, 2021 का जो विधानसभा का इलेक्शन था, सारा देश देख रहा था पश्चिम बंगाल के इस इलेक्शन के पर, विधानसभा इलेक्शन, और पश्चिम बंगाल में सारे के भाजपा के 72 से 72 नेता उन्होंने उतारे थे और एकमात्र ममता बनर्जी उन्होंने प्राप्त करके भेज दिया। तो लोगों में ये है कि उनके पास स्पार्क है। ठीक है, ठीक है। राहुल गांधी में वो स्पार्क नहीं है कौंटल जी, जो कि ममता बनर्जी में है, जो कि पांडे जी देख रहे हैं, टीएमसी देख रही है और राजनीतिक पार्टी देख रहे हैं। नेहा जी, मैं अपने साथी को सबसे पहले तो ये सलाह देना चाहूंगा कि वो वाम और बंगाल से बाहर निकलें। ये देश की बात है। तुम अब जल्दी से वापस आ जाओ आसमानों से, हमें जमीन के मिसाइल पे बात करनी है। दूसरी बात, वैसे मैं व्यक्तिगत बातें नहीं करना चाहता और मैं करता भी नहीं हूं, फिर भी जहां तक इतने स्पार्क की बात वो दिखा रहे हैं, तो मेरी प्यारी दीदी तो खुद अपना चुनाव हार गई थी, इसलिए वो स्पार्क की बात नहीं करें। कांग्रेस पार्टी अपने बृहद नेतृत्व के साथ, मैं फिर कह रहा हूं, आप एक नेतृत्व की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में तो नेतृत्व की लाइन लगी हुई है और कांग्रेस पार्टी अपने कांग्रेस पार्टी में भी तो अंदरूनी इतनी कला है कि नेतृत्व क्षमता पर कांग्रेस पार्टी के ही नेता सवाल खड़े करते रहते हैं, तो फिर विपक्षी पार्टियां और पार्टियां क्यों ना खड़े करें सवाल? ये भी तो एक बड़ा सा देखें, आप देखें, हर क्षेत्रीय हर राज्य में हमारे पास बहुत मजबूत नेतृत्व खड़ा है। सर, वो मजबूती कहीं ना कहीं सामने भी आनी चाहिए ना। आखिर क्यों इस तरह की सुगबुगाहट है, क्यों इस तरह की आवाजें उठ रही है कि राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है? साथी से ये पूछना पड़ेगा। नहीं, नेहा जी, कहाँ कौन सी आवाज उठ रही है? सर जी, वो 23 नेताओं का पत्र भूल गए हैं क्या? कपिल सिब्बल अक्सर बोलते रहते हैं, वो भूल गए हैं क्या? दिग्विजय सिंह क्या बोलते रहते हैं, वो भूल गए हैं क्या? गुलाम नबी आजाद ने क्या बोला, वो भूल गए हैं आप? बहरहाल, मेरे पास सर वक्त की कमी है, मैं इन विषय पे नहीं जाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।